तौलिए और जिसे उपेंद्र नाथ अशक जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उपेंद्र नाथ अशक जी का जन्म सन 1910 में पंजाब प्रांत के जालंधर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित माधोराम था और इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लेखन प्रारंभ कर दिया और बाद में 1935 में इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। ये मुंशी प्रेमचंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने अपने लेखन कार्य में रूढ़िवादिता और आडंबरों पर प्रहार किया है और साथ ही उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है कि किस तरह से समाज में ये रूढ़िवादिता फैली हुई है। इन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना व अनुवाद सभी विद्याओं पर भरपूर कलम चलाई है। इनकी जो कृतियां हैं वो हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख और 17 श्रेष्ठ कहानियां, स्वर्ग की झलक, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, बरगद की बेटी आदि हैं। इनका देहांत 1996 में हो गया था। तौलिए ये एकांकी है जिसमें कि परिवार के बारे में बताया कि एक परिवार में शिष्टाचार, सभ्यता, अभिरुचि आदि को लेकर पनपे के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सफाई की सनक चढ़ती है। एक मधु नाम की जो महिला है जो अपने पति बसंत के साथ रहती है, तो उसी के बारे में एक नाटक के रूप में इनसे समझाने की कोशिश की गई है। बसंत एक मध्यम वर्ग का साधारण व्यक्ति है। उसकी पत्नी मधु अपने माता पिता से भिन्न प्रकार की रुचियां, संस्कार लेकर आई है। उसे सफाई की सनक है और जब बसंत हजामत बनाता है तो तौलिए से वो मुंह पोंछ लेता है। तभी मधु है जो आकर उसे टोकती है और वो कहती है कि ये तो मदन का तौलिया है जो आपने उठा लिया है। तो बसंत अपने जब हजामत बनाता है तो उसके लिए अलग तौलिया रखा हुआ होता है, लेकिन वो उसका प्रयोग करना भूल जाता है। इस बात पर जो मधु है उससे बहस करने लग जाती है क्योंकि मधु ने घर में अलग अलग तौलिए रख रखे हैं, जिसका के लिए है वो उसी तौलिए को इस्तेमाल करती है, लेकिन जो है बसंत उसे भूल जाता है। बसंत को ये चीज़ें कम पसंद आती हैं और इसी बात पर वो कहता है कि हम 6 भाई हैं और जिनमें से कि हम एक ही तौलिए से सब काम चला लेते थे, लेकिन तुम यहाँ पर अलग अलग तौलिए रखकर एक अजीब सा व्यवहार करती हो, तो ये सही नहीं है। तो साथ में वो इस चीज़ का कहता है कि खान पीन से ही ज़्यादा स्वस्थ रखा जा सकता है अपने शरीर को, ना कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे। तो लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा मध्यम वर्ग का है तो वो उसी तरह का प्रयोग करता है हर चीज़ों का। उसको ये नहीं रहता कि एक दिखावा किया जाए। तो इसी बात पर उन्होंने एक उदाहरण भी बताया जिसमें कि उन्होंने कहा कि शिकार करने के विचार से कुछ अफसर हैं जो कि चुआ सैदन से आके गए और उसमें अमेरिका के एक रॉकफेलर ट्रस्ट है जिसके डॉक्टर भी वहाँ पर गए और लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बैरे को भेजकर कहा कि तो बैरे ने बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग झोड़ का पानी पीते हैं। झोड़ मतलब तालाब है, वहाँ पर जो बना हुआ था उसी का पानी पीते हैं। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि झोड़ का पानी तो ये कीचड़ का सा होता है, गंदा होता है, तो ऐसे में बीमारी हो सकती है, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। और वहाँ चूहा सैदन सा के जो कि हष्ट पुष्ट थे, वहाँ पे लंबे तगड़े थे, तो वो इस बात को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। फिर जब अमेरिका के जो डॉक्टर है उन्होंने गांव के लोगों का चेकअप किया तो वहाँ पर देखा कि सभी स्वस्थ हैं और उनमें जो लाल कीटाणु रोग मदद करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा थे कि वो कीटाणु को मार सकते। तो उनमें कहते ना कि रोग क्षमता बहुत ज़्यादा थी, प्रतिरोध क्षमता। तो उसी को बात को उन्होंने यहाँ पर बताया कि खान पीन का उनका अच्छा था, जो कोई दही, लस्सी आदि वो प्रयोग में लेते थे। तो इस पर मधु चिढ़ जाती है और बस वो अपने मामा की बातों को रखती है कि मेरे मामा जी कितनी साफ़ सफाई रखना पसंद करते हैं। तो इस पर बसंत और चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे मामा जी, क्योंकि वो तो मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं। इस तरह से बात और ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों में आपसी बहस शुरू हो जाती है और वो मधु नाराज हो जाती है। और उससे पहले भी वो फिर बसंत अपनी बात को रखता है जिसमें बसंत बताता है कि तुम मेरी
भाई की वो दोनों बच्चियों से भी तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करती है, क्योंकि तुम हर समय सफाई की बातें करती है। मेरे दोस्त भी यही कम पसंद करते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। तो इस पर मधु को और गुस्सा आ जाता है, वो मायके जाने की बात करती है। तो उसी समय बसंत के जो बॉस हैं उनका ऑफिस से फ़ोन आ जाता है और उन्हें बनारस जाने के लिए कह दिया जाता है। 2 महीने के लिए वो बनारस चले जाने को तैयार हो जाते हैं। तो जब 2 महीने तक बसंत का कोई पत्र नहीं आता तो क्या मधु दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि शायद बसंत मेरी बातों से नाराज़ हो गया, और वो चाहती भी है कि वो सफाई की जो पसंद सनक है उसको बदलने का प्रयास भी करती है। तब उसकी जो 2 सहेलियां हैं सूरो और चिंती उससे मिलने आती हैं। तो वो हाथ धोने की बात कहती है, तो वो मना कहती है मधु कि यहीं आ जाओ, रहने दो। तब मना करती हैं कि नहीं, हमें हाथ धोने हैं। तो कहते बरामदे में धो लो। नुखे नहीं, हमें तो बाथरूम में ही धोने हैं। तो वही सब मधु की इन बातों को से उसे आश्चर्य भी होता है इन दोनों सहेलियों का। और फिर जब चाय पीने की बारी आती है, मंगला चाय लेकर आती है, तो वो वहीं पर डाइनिंग टेबल पर ना पीकर वो कहते हैं कि चलो बिस्तर में ही पीते हैं। तो और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है कि मधु को क्या हो गया, ये किस तरह से बदल गई। जहाँ से हमेशा सफाई की सनक रहती है और हमेशा अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के लिए तौलिए को रखती है, आज वो एक ही तौलिए से पूछने के लिए हमें कहती है कि इसी से हाथ पूछ लीजिए। तो वो बहुत अजीब सा लगता है। और जब वो चली जाती हैं तो वो मंगला से पूछती है मधु कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ। तो मंगला कहती है, नौकरानी उनकी, कि नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। फिर एक दिन बसंत का पत्र आता है कि वो वापस आ रहा है, तो उसे खुशी होती है। वो अपने आप को बदलना चाहती है। और जब बसंत आ जाता है तो मंगला को सामान लेने के लिए तांगे वाले के पास भेजता है, और कहता है और खुद मधु के पास आकर उसका हालचाल पूछता है। और बसंत कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, लापरवाही बरती हो। तो उस पर वो गुस्सा करता है। फिर दोनों बातचीत करते हैं, और आपस में बातचीत करते हैं। और बसंत हाथ मुँह धोकर उस तौलिए को इस्तेमाल कर लेता है जिसको सुरू ने इस्तेमाल किया था। तो इससे फिर मधु है वो नाराज़ हो जाती है, गुस्सा करती है कि ये क्या कर रहे हो। फिर वही बात होती है कि तुम ध्यान नहीं रखते हो। और वही तौलिए से जो यहाँ पर प्रारंभ हुई थी बहसबाजी, वही तौलिए पर जाकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये तौलिए का पूरा नाटक का मंचन किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।